गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑफ ट्यूजर्स पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हुई हूँ BHU MA इकोनॉमिक्स एग्ज़ामिनेशन का पेपर लेके, जो कि 2012 का पेपर है। और अगर आप MA इकोनॉमिक्स एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने जा रहे हों तो ये जो पेपर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसका हल लेके अब मैं लगातार आपके सामने आऊँगी, जो आपके 10 साल के पेपर है उसका। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो देख लेते हैं आपका पेपर। तो पहले आप लोग जान लीजिए कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं इस पेपर में तो आपका जो है 3 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाता है, यानी 3 मार्क्स मिलेंगे। और टोटल हमारे 150 क्वेश्चन होंगे। और अगर आपका नेगेटिव मतलब गलत क्वेश्चन होता है तो आपको 1/3 मार्क्स को जो है वापस करना पड़ेगा, यानी 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज़ यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ कार्डिनल अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी गणन संख्यात्मक कार्डिनल दृष्टिकोण उपभोक्ता संतुलन की व्याख्या के लिए निम्न में से किस अवधारणा या विधारणा का प्रयोग करता है। तो इसका जो आंसर है, उसका जो उत्तर है वो क्या है आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सम सीमांत उपयोगिता। ठीक है, आपका इसमें सेकंड करेक्ट है, यानी सम सीमांत उपयोगिता करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ऑल्सो नोन एज, जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उसको हम किस नाम से और जानते हैं। हिंदी में देख लेते हैं क्या है। हास मान सीमांत उपयोगिता नियम को हम इस तरह भी जाना जाता है। तो जो आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गॉसेन के फर्स्ट लॉ, यानी गॉसेन का जो प्रथम नियम था उसके नाम से भी जानते हैं, यानी गॉसेन फर्स्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो नोन एज, जब हम आपके कीमत और मांग की गई मात्रा के बीच में संबंध को देखते हैं तो उसको किस तरह भी जाना जाता है, तो वो होता है मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड। इसका जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, उसको हम मांग का नियम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज दैट वेयर, जो प्रोड्यूसर का पॉइंट इक्विलिब्रियम भी होता है तो उसमें क्या होता है, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल सब्स्टिट्यूशन होता है वो आपका किसके बराबर हो जाता है, आपके प्राइस रेशियो के बराबर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो कौन सा करेक्ट है, आपका डी करेक्ट है। उत्पादक का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां आपका तकनीकी प्रतिस्थापन का सीमांत दर तथा कीमत अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन यानी MRTS इज इक्वल्स टू प्राइस रेशियो, यानी तकनीकी प्रतिस्थापन का सीमांत दर तथा कीमत अनुपात एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं पांचवा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा तटस्थता वक्र की विशेषता से मेल नहीं खाता, यानी इंडिफरेंस कर्व को हम तटस्थता वक्र भी बोलते हैं। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिव। दूसरा है हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर विल बी द सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट टच एक्सिस, यानी ये वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है, मतलब इसमें गलत है। यानी इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, नेगेटिव भी होता है आपका। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होता है तटस्थता वक्र उतना ज़्यादा आपका क्या होता है, सेटिस्फैक्शन होता है। और इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो एक दूसरे को कट नहीं करता। तो आपका जो तीसरा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, यानी ये क्या है, मैच नहीं कर रही है प्रॉपर्टी से, किसके, इंडिफरेंस कर्व के। ठीक, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। आपका इसमें हो जाएगा तटस्थता वक्र अक्ष की को स्पर्श कर सकता है, यानी ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इफ़ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यानी AFC इज़ 40 रुपीज़, 40 रुपये है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज़ 80 रुपीज़ फॉर अ गिवन आउटपुट, देन एवरेज टोटल कॉस्ट यानी ATC क्या होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, यानी AFC प्लस AVC इक्वल्स टू क्या होता है आपका
ATC आता है, यानी एवरेज टोटल कॉस्ट जब हम करते हैं तो AFC प्लस क्या होता है, AVC होता है। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 120। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी 120, यानी हमारा जो है इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। किसी उत्पाद के लिए यदि औसत स्थिर लागत ₹40 है और औसत परिवर्तनशील लागत क्या है आपका AVC ₹80 है, तो औसत कुल लागत कितना होगा आपका 120 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीज़न बिहाइंड डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। कौन सा ऐसा जो है रीज़न है जो कि नहीं है, ठीक है, नॉट बोला गया है, यानी नहीं है डिमांड कर्व का आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग करवाने में, यानी निम्नलिखित में से कौन सी नीचे की ओर गिरते हुए मांग वक्र का कारण नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आपका सी, आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट है, एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है नहीं देखते हैं, तो यानी इसमें क्या होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव की अनुपस्थिति के कारण हमारा जो डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता है। जबकि और हम क्या देखते हैं आपका कि इफेक्ट करता है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी आपके डाउनवर्ड स्लोपिंग का कारण होता है। एंट्री ऑफ कंज्यूमर एट लो प्राइसेस, ये भी होता है। और प्रेजेंस ऑफ रियल इनकम इफेक्ट, ये भी आपका होता है। तो यानी इसमें कौन सा नहीं है, आपका ऑप्शन जो बी है वो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं 8वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शो एज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन सा इसमें बताया नहीं गया कि आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं है। ठीक है, तो जो 8वां है उसका उत्तर क्या है आपका चौथा। ठीक है, ये क्या है, नहीं होगा। प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है आपका चेंज इन डिमांड अपॉन क्या होता है, चेंज इन प्राइस। प्राइस के बदलने की वजह से आपका क्या होता है, डिमांड बदल जाती है, तो आपका वो क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो कौन सा नहीं है इसमें, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन क्या होता है, डिमांड, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा प्राइस तो ऊपर आएगा नहीं, यानी आपकी जो वस्तु का जो प्राइस है ऊपर आएगा नहीं, तो इस वजह से ये क्या है, गलत है। और क्या है, सही है। तो यानी ऑप्शन आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या है, इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। टू नो द इलास्टिसिटी एट पॉइंट बाई पॉइंट मेथड वी यूज़ द फॉर्मूला। अगर हम इलास्टिसिटी को पॉइंट मेथड से मतलब निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो क्या है, करेक्ट है। यानी हम लोअर सेगमेंट अपॉन क्या करते हैं, अपर सेगमेंट। ठीक, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी निचला खंड और ऊपरी खंड। ठीक है, निचला खंड बटे ऊपरी खंड। ठीक है, बिंदु रीति से किस बिंदु पर लोच जानने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो निचला, यानी लोअर सेगमेंट निचला बिंदु अपॉन ऊपरी खंड, इसका उत्तर है। नेक्स्ट हम जान लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेजर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन गुड ए एंड बी। तो जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो क्या होता है, अगर गुड वाई का जो प्राइस बदलता है तो गुड ए पे क्या होता है, उसका इफेक्ट होता है। तो 10वां का जो चौथा है वो नहीं होगा। ठीक है, 10वां का चौथा क्या होगा, नहीं होगा, यानी आपका ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर करेक्ट अबाउट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है, आपका जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो किस शेप में होता है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो आपका होता है ये यू शेप्ड में फ्लैटर देन SAC, यानी आपका SAC से क्या होता है, फ्लैट होता है। और क्या होता है, लॉन्ग रन में आपका जो एवरेज कॉस्ट जो कर्व है वो कैसा होता है, यू शेप होता है और फ्लैट होता है SAC से, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट से क्या होता है, फ्लैट होता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन क्या है, डी है, वो क्या है, करेक्ट है। ठीक, अब इसको हिंदी में दिया हुआ है तो देख लेते हैं। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी LAC के बारे में कौन अधिक सही कौन सा है। तो यू शेप तो होता ही है, पर SAC से क्या होता है, सपाट ढाल वाला होता है। ठीक है, सपाट ढाल वाला जो होता है वो आपका क्या होता है, करेक्ट होगा। ठीक है,
LAC यानी लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट जो होता है वो यू शेप होता है, पर SAC से क्या होता है, सपाट वाला होता है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं द टू कंडीशन MC इक्वल्स टू MR, यानी आपका मार्जिनल कॉस्ट जब होता है मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, और आपका AC इक्वल्स टू MC मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इक्विलिब्रियम एज। अब इसमें जो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा देख लेते हैं। कब ऐसा केस होता है, जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो जाता है, और आपका जो AC होता है एवरेज कॉस्ट आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होता है। तो ये जो होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में होती है। ठीक है, पूर्णतया प्रतियोगी उद्योग में होता है। तो जो इसका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, यानी परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जब इंडस्ट्री होती है तो उसमें MC इक्वल्स टू MR होता है, और आपका AC इक्वल्स टू MC होता है। ठीक है, तो यानी पूर्णतया प्रतियोगी उद्योग में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन पैकिंग, आपका जो है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, वेज पेड टू लेबर। अब हम पैकिंग पे जो एक्सपेंडिचर खर्च कर रहे हैं तो वो हमारा क्या सेलिंग कॉस्ट है, नहीं। ट्रांसपोर्ट पे करते हैं तो भी नहीं होता है, यानी हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या है, करेक्ट है। अगर हम किस पे खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे, सेल करने के लिए, तो वो क्या होता है, हमारा सेलिंग कॉस्ट होता है, यानी विज्ञापन पर व्यय। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो गिवन C इक्वल्स टू 20 + 0.80 YD, I इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 50 और G इक्वल्स टू 20, और आपका YD क्या दिया हुआ, Y - TN, और TN इक्वल्स टू दिया हुआ है आपका T बार X और आपका TR, और T इक्वल्स टू 0। वेयर इज C क्या आपका कंजप्शन है, YD क्या आपका डिस्पोजेबल इनकम है, इन्वेस्टमेंट है, G क्या है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, TN क्या है नेट टैक्स रेवेन्यू, TX क्या है ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट, और TR क्या है गवर्नमेंट ट्रांसफ़र। तो इक्विलिब्रियम इनकम Y पर क्या होगा देख लेते हैं। तो आपका इसमें C होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है, C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एज पर द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, मनी सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस लेवल इज, यानी आपका क्या है, मुद्रास्फीति में शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार कीमत स्तर की मुद्रा की पूर्ति लोच का मूल्य होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन आपका बी कर है वो क्या है, करेक्ट है, इक्वल्स टू 1 होता है ये। यानी क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इन्फ्लेशन मनी में है तो सप्लाई जो इलास्टिसिटी का होगा प्राइस लेवल पे वो क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। जो आपका परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस होता है उसका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा इनकरेक्ट है देख लेते हैं। हायर द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ इज टोटल इनकम इज इंसेंटिव टू सेव, एक्चुअल कंजप्शन इक्वल्स टू परमानेंट कंजप्शन प्लस transitory consumption, permanent consumption is not correlated with the transitory consumption, और आपका इसमें फोर्थ वाला है, सेकंड और थर्ड दोनों करेक्ट होगा। तो इसमें जो आपका पहला है वो क्या है, आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला इनकरेक्ट है, यानी हायर द रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ, जो नॉन ह्यूमन वेल्थ है वो क्या होगा, उसका हायर रेशियो बोला गया है। टोटल इनकम जो है आपका किसी भी उसका तो क्या है, इंसेंटिव टू सेव जो है इनकरेक्ट है। यानी अस्थायी आय पर परिकल्पना के परिदृश्य में नीचे दिए गया कौन सा कथन गलत है, तो आपका कौन सा है, गैर मानव संपदा और कुल आय का अनुपात जितना अधिक होगा बचत ही उतनी प्रवृत्ति उतनी अधिक होगी। ठीक है, तो यानी गलत है, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 17वां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स अबाउट द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में जो आपका इसमें दिया गया है कौन सा इनकरेक्ट है, तो नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, सम सेलर्स कंट्रोल द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट, देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, एंड देयर इज़ अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म। तो आपका जो इसमें फॉल्स है वो आपका कौन सा है, दूसरा वाला, द सम सेलर कंट्रोल द मेजर पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट, यानी ये गलत है। उसके पहले जो जितना चीज़ दिया गया है वो क्या है, सही है, यानी
इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ़ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। जो आपका टोटल प्रोडक्ट, देयर इज़ अ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है। और फ्री एंट्री और एग्ज़िट होता है, कोई भी फर्म एंट्री और एग्ज़िट कर सकती है। तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में गलत है? अनेक क्रेता और विक्रेता, इसमें अनेक आपके बायर्स और सेलर्स होंगे और आपके कुछ विक्रेता कुल उत्पाद के बड़े हिस्सों के ऊपर कब्जा करेंगे। ये वाला आपका ऑप्शन गलत होगा, यानी बी वाला। ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर, फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग गिवन। द शॉर्ट रन फिलिप कर्व एंड द लॉन्ग रन फिलिप कर्व intersect at the dash and dash। पहला आपका ऑप्शन है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट एंड एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयमेंट रेट। तीसरा आपका है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, एक्सपेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और आपका क्या है चौथा, नेचुरल इन्फ्लेशन रेट एंड एक्सपेक्टेड आपका एम्प्लॉयमेंट रेट। तो आपका जो 18वां का पहला जो है क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपका शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व होता है उसके अंतर्गत आपका क्या होता है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट होता है और आपका नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट को हम देखते हैं। किसमें, शॉर्ट रन में देखते हैं और लॉन्ग रन में भी जो होता है इंटरसेक्ट करता है। तो आपका कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अल्पकालीन फिलिप और दीर्घकालीन फिलिप एक दूसरे को एवं पर काटते हैं, यानी अनुमानित स्फीति दर और बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पे एक दूसरे को क्या करते हैं, जो आपका फिलिप्स कर्व है एक दूसरे को काटता है। यानी अल्पकालीन फिलिप्स कर्व दीर्घकालीन फिलिप्स कर्व को अनुमानित स्फीति दर यानी बेरोजगारी की प्रकृति पर क्या करता है, एक दूसरे को कट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 19 वाला, बहुत सारे पेपर में पूछा गया है। तो देख लेते हैं क्या है। किंक्ड डिमांड कर्व इज़ फाउंड ऑन। किंक्ड डिमांड किस वाले में आपका आता है, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। तो जो किंक्ड डिमांड की हम बात करेंगे वो किस में आएगा, आपका डिमांड कर्व क्या होता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तो वो कौन सा होता है, कौन से मार्केट में आता है, ओलिगोपोली मार्केट में। यानी इसका ऑप्शन जो है वो क्या है, सेकंड जो है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यानी विकुंचित मांग वक्र पाया जाता है आपके अल्पाधिकारी बाजार में, यानी दूसरा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट NNP एट फैक्टर कॉस्ट, अगर हम NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को फाइंड करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा, इनडायरेक्ट टैक्स इज सब्ट्रैक्टेड एंड सब्सिडरी एडेड टू NNP एट मार्केट प्राइस। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स इज एडेड एंड सब्सिडरी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द NNP एट मार्केट प्राइस। कॉर्पोरेट इनडायरेक्ट इनकम टैक्स इज सब्ट्रैक्टेड एंड ट्रांसफर पेमेंट एडेड टू NNP एट मार्केट प्राइस एंड नॉन ऑफ एबव। तो जो आपका 20 का है वो पहला आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और आपका क्या करते हैं, सब्सिडीज़ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किसमें, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। तो हमारा क्या आता है, नेट नेशनल आपका प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट का क्या फॉर्मूला है आपका, NNP आपका मार्केट प्राइस पे प्लस उसमें से आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप इनडायरेक्ट टैक्स को, इनडायरेक्ट टैक्स और आपका क्या होता है, सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे आपका, और क्या करेंगे आप उसमें सब्सिडीज़ जो होंगे उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सब्सिडीज़ SUB मैं लिख दे रही हूँ। तो ये आपका क्या हो जाता है, फॉर्मूला किसका हो जाता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला आ जाता है। तो यानी इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक, यानी साधन कीमत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करने के लिए बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अप्रत्यक्ष को घटाया जाता है तथा वित्तीय सहायता सब्सिडी को जोड़ा जाता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो कर होता है यानी इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दिया जाता है, घटाया जाता है। और वित्तीय जो सहायता यानी सब्सिडीज़ होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। किसमें, आपके NNP एट मार्केट प्राइस में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट इज़ रिवार्ड फॉर पार्टिंग
विथ लिक्विडिटी फॉर स्पेसिफाइड पीरियड इज सेड बाय, यानी आपका जो इंटरेस्ट यानी ब्याज एक निश्चित अवधि के लिए तरलता के परित्याग का पुरस्कार है, कहा गया है। किसके द्वारा ये कहा गया है? आपके किन्स के द्वारा कहा गया है। ठीक है, एंट्रेंस इज अ रिवार्ड, एक क्या है? ये रिवार्ड है एक तरीके का। ये किसने कहा है? किन्स ने कहा है। ठीक, और क्या कहा गया है? रिवॉर्ड फॉर अ पार्टिंग विद लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी के साथ जो हमें इंटरेस्ट मिलता है उनसे क्या करते हैं? लिक्विड, यानी वो हमें एक पैसे के रूप में होता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मिलता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं? आपका उस अवधि में हम क्या कर सकते हैं? एक तरीके से पुरस्कार वो होता है, हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? किन्स के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी आपका MEI का जो आपका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट है, इसके लिए क्या है देख लेते हैं। पहला आपका दिया है MEI कर्व वर्क्स एज अ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, इसको हम लोग इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व बोलते हैं। द स्लोप ऑफ MEI कर्व डिपेंड्स अपॉन द स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ कैपिटल एसेट, जो आपका स्लोप होता है MEI का वो क्या होता है? स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व कैपिटल एसेट के लिए होता है। MEI कर्व इज स्टीपर देन आपके मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कर्व होता है, और या फिर नन ऑफ एबव। तो जो आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या है? करेक्ट है, नन ऑफ एबव, यानी ये सारी चीज़ें क्या है? गलत है। ठीक है, तो निवेश की सीमांत क्षमता यानी MEI मार्जिनल आपका जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें जो कथन कहा गया है इसमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है, यानी आपका ऑप्शन जो डी है वो क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हेन इकोनॉमी इज़ इन लिक्विडिटी ट्रैप, अगर हमारा इकोनॉमी जो होता है लिक्विडिटी ट्रैप में होता है तो क्या चीज़ें होती हैं देख लेते हैं। इंक्रीज़ इन सप्लाई, मनी सप्लाई एंड इंक्रीज़ इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपका इंक्रीज सप्लाई होता है मनी का और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ है इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई, आपका इन मनी सप्लाई बढ़ जाता है बट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है घट जाता है। इंक्रीज़ इन मनी सप्लाई मेक्स नो चेंज इन इंटरेस्ट रेट। आपका नेक्स्ट है मॉनेटरी मेजर्स आर वेरी इफ़ेक्टिव। तो जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो उस समय जो होता है मनी सप्लाई तो बढ़ जाती है पर आपके इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो जब आपका लिक्विडिटी ट्रैप होता है तो उस समय आपके मनी सप्लाई होती है पर कोई चेंज नहीं आता आपके इंटरेस्ट रेट में, तो वो हमारा क्या होता है? लिक्विडिटी ट्रैप होता है। यानी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, ब्याज के दर में कोई परिवर्तन नहीं आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था में तरलता। ठीक है, अर्थव्यवस्था में क्या बोलते हैं हम लोग उसको? तरलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर, मॉडर्न जो थ्योरी है इंटरेस्ट की उसको क्या कंसीडर की जाती है? बोथ द मॉनेटरी एंड रियल वेरिएबल हम लोग उसको कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारा क्या है? मॉनेटरी एंड रियल वेरिएबल है, यानी ब्याज की आधुनिक सिद्धांत आधारित है किस पर? आपके मौद्रिक चरों और वास्तविक चरों पर। ठीक है, मॉनेटरी जो आपका होता है और वेरिएबल और आपका वास्तविक यानी रियल वेरिएबल दोनों पे क्या होता है? आधारित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट हाई पावर्ड मनी, जो हाई पावर्ड मनी होती है उसमें इसमें से कौन सा उसमें जो दिया गया है वो इनकरेक्ट है? हाई पावर्ड मनी जो होती है वो करेंसी विद पब्लिक होती है, कैश रिजर्व ऑफ बैंक होता है और अदर डिपॉजिट ऑफ RBI, क्या उसको हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। दूसरी चीज़ है हाई पावर्ड मनी डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट, उसमें डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं किया जाता है। एंड द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन सर्टेन मल्टीपल ऑफ हायर एम्पावर्ड मनी, जो टोटल सप्लाई होता है मनी का सर्टेन मल्टीपल में वो उसको हम लोग हाई पावर्ड मनी बोलते हैं। एंड नन ऑफ दीज, तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका क्या है? करेक्ट है, वो डी वाला है, क्योंकि ये जो चारों स्टेटमेंट है वो क्या है? आपके सही हैं। ठीक है, आपका जो ये चारों स्टेटमेंट है वो सही है। हाई पावर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? करेंसी विद पब्लिक, कैश रिजर्व विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद RBI, जो RBI के साथ अदर डिपॉजिट होता है सब आता है, यानी CRR जो ये सब होता है वो भी आ जाता है। और हाई पावर्ड मनी में क्या इंक्लूड नहीं होता है? आपके डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं होता है। एंड टोटल सप्लाई ऑफ मनी एट सर्टेन मल्टीपल, जो हाई पावर्ड मनी में होता है, यानी जो मनी सप्लाई की गई है मार्केट में वो भी आपका हाई पावर्ड मनी होता है। ठीक है, यानी उच्च शक्ति मुद्रा के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? तो इसमें से कोई नहीं, यानी सारी चीज़ें क्या है? सही हैं। यानी जनता के पास जो नकद मुद्रा है, बैंक के पास जो नकद जमा है, रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा है, वो सब क्या आ जाता है? आपके हाई पावर्ड मनी में आता है।
उच्च शक्ति मुद्रा के मांग जमा शामिल नहीं होता है, यानी आपका डिमांड डिपॉजिट जो है जमा नहीं होता है इसके अंतर्गत। और मुद्रा की कुल पूर्ति उच्च शक्ति मुद्रा के बराबर होती है, यानी जो आपकी क्या बोलते हैं मनी सप्लाई होता है वो आपकी इसके बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी आपका इसका ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। फॉर मनी टू सर्व अ गुड मीडियम ऑफ एक्सचेंज इट मस्ट बी, ठीक है, तो क्या होगा, ड्यूरेबल। जो मनी होता है वो क्या होता है, ड्यूरेबल होता है। उसमें दूसरा ऑप्शन है ट्रांसपोर्टेबल होता है, और एक स्टैंडर्ड उसकी क्वालिटी होती है, और चौथा आपका ऑल ऑफ एबव। यानी इसका आंसर कौन सा है, ऑल ऑफ एबव। यानी मनी क्या होता है, ड्यूरेबल भी होता है, ट्रांसपोर्टेबल होता है, और स्टैंडर्ड क्या होती है, क्वालिटी होती है। यानी टिकाऊपन, परिवहनीयता और आपका परिमाणित गुणवत्ता, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाती है। यानी मनी का जो होता है ये आपका इसका क्वालिटी होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, वेज रेट इज़ डिटरमाइंड बाय द डिमांड फॉर लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर। दिस थ्योरी डज नॉट अज्यूम, जो आपका वेज रेट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, वेज रेट जो होता है डिटरमाइन डिमांड फॉर लेबर, कितना डिमांड है आपके लेबर का और क्या सप्लाई है आपके लेबर का। दिस थ्योरी डज नॉट अज्यूम, इसका अजम्पशन कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा एजम्पशन है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, दूसरा है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ वर्कर, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड परफेक्ट नॉलेज ऑफ लेबर मार्केट टू द वर्कर्स, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आपका सी जो होगा नहीं होगा, ठीक है। यानी फ्रीडम, किसी को भी फ्रीडम होता है ऑक्यूपेशन करने का, और परफेक्ट मोबिलिटी होता है, वो कहीं भी जाके अपना जॉब ले सकता है, और जो वर्कर्स होता है उसको परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का। यानी ये जो थर्ड है आपका गलत होगा ये ऑप्शन, ठीक है। मजदूर दर का निर्धारण श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति द्वारा होता है। इस सिद्धांत का मानक नहीं चलता है कि इसमें जो आपका श्रम के अल्प रोजगार है, श्रम में अल्प रोजगार है, तो यानी ये क्या है, ऑप्शन आपका गलत है। फिर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ क्वासी रेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक्स बाय, क्वासी रेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है वो देख लेते हैं। तो जो क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट है आपके किसने दिया है, मार्शल ने दिया है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वासी रेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, आपके मार्शल ने दिया है, ठीक। अर्थव्यवस्था में आभास लगान विचार का परिचय कराया है किसने, आपके मार्शल में, पर पेपर में आएगा तो मार्शल टिक करिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ वेज, इफ़ द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस, जब आपका क्या बोलते हैं मजदूरी की सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार, जब हमारा यदि मजदूर की सीमांत उत्पादकता बढ़ती है तो आपकी जो वेज होगी वो इंक्रीज़ होगी, वेज जो होगी वो डिक्रीज़ होगी, और जो वेज होगी वो रिमेन कांस्टेंट होगी, या देयर इज़ अ नो रिलेशनशिप। तो यानी जब हमारी वेज मतलब लेबर की डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात उसकी वेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका वेज जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी आपकी मजदूरी बढ़ेगी, ठीक। थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, MEC के बारे में कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें गलत है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है, MEC फॉल्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस, जो आपका MEC जब फॉल होता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंक्रीज़ करता है आपका। इफ़ MEC इज़ ग्रेटर देन R, इंटरेस्ट रेट से अगर वो ग्रेटर होगा, और आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो होगा वो ग्रेटर होगा रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट से। MEC कर्व वर्क्स एज अ इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व, एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व की तरह काम करता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट, सी वाला करेक्ट होगा। यानी मार्जिनल इफ़िशियंसी ऑफ कैपिटल जो है वो आपके इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व को नहीं कह सकते आपको, ठीक है। यानी MEC मार्जिनल इफ़िशियंसी कैपिटल जो होता है उसको हम लोग डिमांड कर्व के रूप में नहीं बोल सकते। यानी MEC फॉल्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज है, यानी MEC जो होता है वो फॉल करता है आपका, जैसे ही इन्वेस्टमेंट जो होती है इंक्रीज़ करती है, तो ये सही है। दूसरा वाला भी इसमें ऑप्शन करेक्ट है, यानी इसमें जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका क्या है, सही है। यानी पूंजी की सीमांत क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो आपका जो इसमें कथन गलत है वो कौन सा है, जो आपका सीमांत क्षमता वक्र निवेश की मांग के वक्र के रूप में कार्य करता है। यानी आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक।
तो ये रहा पार्ट 1। तो स्टे कनेक्टेड विद अस। तो हम लोग सेकंड पार्ट लेके आएंगे जिसमें कि हम आगे के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।